अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वॉइस में खुश आमदेद। इस्लामाबाद में आज हंगामा खेज़ एक और दिन इख्तिताम पजीर हुआ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे आज एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए और न सिर्फ अल-कादिर ट्रस्ट करप्शन केस में बल्कि दीगर ऐसे केसेस में भी जिनका इल्म शायद इमरान ख़ान साहब को नहीं है, उनमें भी उनकी पीर तक ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं और कहा यह गया है कि उनको किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए। इस दौरान हमने देखा कि वफाकी काबीना का एक नहीं बल्कि दिन में 2 बार इजलास हुए और उसके बाद और उसके दौरान जो मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने ख़िताब भी किया और उस ख़िताब के अंदर जो उन्होंने नुकात उठाए उसमें कानूनी नुकात तो कहीं कम, लेकिन जो ज़ाती गुस्सा है उसका इजहार हमें ज़्यादा देखने को मिला, जिसमें उन्होंने तहरीक इंसाफ को फॉरेन फंडेड और शरपसंद तंजीम करार दिया और साथ में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कानूनी और आइनी जो गिरफ्तारी हुई थी उसमें रखना डाला, गोया कि सुप्रीम कोर्ट मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने करप्शन के मुकदमे में मुलव्वस एक शख्स को अदालत आने पर यह कहा कि आपको देखकर खुशी हुई और ये जुमला उन्होंने कहा है कि अदलिया की माथे पर एक शर्मनाक धब्बा है। साथ में उन्होंने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब के बारे में भी कहा कि जो उन्होंने ख़त लिखा है, उन्होंने कहा है कि वो सदर के मनसब से ज़्यादा तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और वर्कर नज़र आ रहे हैं। और इस दौरान हमने देखा कि PDM का इजलास भी हुआ, इत्तेहादी जमातों का इजलास मौलाना फजल रहमान साहब की सदारत में, और उसके बाद मौलाना साहब भी आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें भी उन्होंने बड़े सख्त जुमले अदा किए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में। उनका ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट मुजरिम को और जुर्म करने वाले को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने की बजाय उसे तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। 60 अरब रुपए का गबन केस है और अदालत उसे तहफ़्फ़ुज़ देने जा रही है। साथ में उन्होंने कहा कि अब मुल्क भर से काफ़िले आएंगे और पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दिया जाएगा। तो नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर एक नई नज़ीर, एक नई मिसाल कायम होने जा रही है कि जहाँ 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद एक इदारे के ख़िलाफ़ धरना देगा और हम कह सकते हैं कि जो रियासत का एक सतून है, गोया कि जो मुकन्ना है, वो अबदले के ख़िलाफ़ धरना देगा और इस दौरान लगता ही है कि जो तीसरा सतून है जिसका नाम एग्जेक्टिव, वो शायद सहूलतकारी का किरदार अदा करे। तो ये सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद में बनी हुई है और जो एक सियासी कशीदगी और एक हम कह सकते हैं कि तनाव की कैफियत है वो शायद अभी तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही और इस दौरान मुल्क के अंदर एमरजेंसी के नफाज के हवाले से भी बातें हो रही हैं। आज के दिन हम कोशिश करेंगे कि ये जानने की कि इन सारे क्राइसिस के ज़िम्मेदार कौन हैं और साथ में इमरान ख़ान साहब के बारे में जो कहा जा रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, क्या ये किसी ख़ास स्कीम के नतीजे में है या ख़ुद इमरान ख़ान साहब के जो लॉ पॉइंट्स है, जो उनकी जो कानूनी टीम है वो इतनी कमाल की है कि अदालतों से उनको रिलीफ मिल रहा है। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं ज़ैगम खान साहब, किसी मोहताज नहीं हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं और उनके साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब, आप माहिर कानून हैं और उनके साथ हमें ज्वाइन किया सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, आपका ताल्लुक़ जमीयत उलमा इस्लाम से है। तो कामरान साहब, पहले हुकूमत वक्त की जानिब और हुकूमत से पूछ लेते हैं सर, अगरचे आज एक सियासतदान को, साबिक़ वज़ीर आज़म को अदालत से रिलीफ मिला है और माजी पे नज़र डालें तो हमें यही शिकवा रहा है कि अदालतें सियासतदानों को किसी किस्म का रिलीफ नहीं देती, तो आज तो लगता है कि बड़ी खुशी की बात है कि एक सियासतदान को वहाँ से रिलीफ मिला है। और दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि सर, अगर ज़मानत हो भी गई है, इसके ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आना हुकूमत वक्त की जानिब से, क्या आपको लगता है कि अगर कोई मुलजिम ज़मानत पे बाहर आ भी जाता है तो इससे मुकदमे पे कोई फ़र्क पड़ता है सर? बात तो बड़ी आसान सी और बड़ी अच्छी सी है। पहली बात तो ये है कि जो रिलीफ मिला है, अगर ये पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों को जो है ये रिलीफ मैसर हो तो हम इसको अप्रिशिएट करेंगे। अगर ये भुट्टो साहब को भी मैसर होता कि केस नहीं बनता था और उसको फांसी न दी जाती तो भी मैं अप्रिशिएट करता। अगर यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ जो कुछ हुआ था, अगर वो ना हुआ होता
और ये उसका कंटिन्यूएशन होता तो भी जो है ना हम अप्रिशिएट करते। नवाज शरीफ का जो वो आर्टिकल 17 का कत्ल हुआ, बल्कि उसका जो है ना तशद्दुद के बाद उसके वो आर्टिकल 17 को जो कत्ल किया गया, जिसमें अकामे से पनामे तक आ गया, पनामे से अकामे तक आ गया, और उसको लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन इस बात पे कर दी गई कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। तो इसके ऊपर भी जो है ना वो हम जो है वो सर आंखों पे पलकों पे बिठाते इस जजमेंट को, इस फैसले को। बात तो इतनी सी है कि एक मामले को, एक सिस्टम को चलने नहीं दिया जा रहा, और यही शायद स्कीम है। आप जहाँ से भी देखेंगे, अगर प्रेजेंट सिनेरियो में देखेंगे, नवाज शरीफ से शुरू करेंगे तो नवाज शरीफ के साथ जो है ना उसको एक हाथ क्या दोनों हाथ बांध के उनको लड़ाई में उतार दिया गया, कहा कि अभी आपने लड़ाई करनी है, और दूसरी तरफ आरटीएस बिठा दिया गया और रिजल्ट दे दिए गए। फिर उसके बाद ये चलते चलते जो है वो मामला जो है, जब 4.25 साल गवर्नमेंट नहीं चल पाई, तो उसके बाद जो है फिर अगेन जो है वो उनके साथ सहूलतकारी चल रही है। ये सहूलतकारी करते जाइए, हमें कोई बात नहीं है, तारीख लिखी जानी है। जस्टिस मुनीर की तारीख लिखी गई, बाकी जजों की तारीख लिखी गई, आप जो करिए लिख लीजिए, वो उसको हम जो है वो हम तो होंगे या नहीं होंगे, आप भी शायद होंगे या नहीं होंगे, मगर ये फैसले जो है वो लिखे जाएंगे, तारीख में ये डिस्कस किए जाएंगे। अगर ये आपको जो आज जो ब्लैंकेट जो है वो आर्डर उन्होंने तमाम केसों में कर दिया, अगर आपको परवेज ज़ोहर-ए-लाई वाले केस के अलावा किसी का याद आता है, तो फिर तो जो है ना पूरे पाकिस्तान की ये 75 साल तारीख में, तो फिर यकीनन आप भी इसको अप्रिशिएट करिए। वरना मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मगर इस शर्त के साथ कि ये सहूलत तमाम पाकिस्तानियों को मैसर होनी चाहिए। जब भी मैं जाऊँ किसी केस में, और तो मैं कहूँ कि जी मुझे ख़तरा है इस केस में, और मुझे ख़तरा है मेरे पे 101 केस और बना देंगे, वो कहेंगे 102 केसों में आपको गिरफ्तार ना किया जाए, 50,000 रुपये का मुचलका दाखिल कर दीजिए। पॉइंट टेकन जी, बिल्कुल बिल्कुल। बैरिस्टर अहमद पनसोटा साहब, इनफैक्ट कामरान मुर्तज़ा साहब की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा है कि ये सहूलत, इस तरह का स्पीडी जस्टिस आम आदमी के लिए नहीं है, बल्कि उन्होंने तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके तो नवाज शरीफ साहब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म का जिक्र भी कर डाला। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर उससे तो तासुर ये उभरता है कि ख़ास कोई माइंड सेट है, एक स्कीम है जिसके तहत इमरान खान साहब के लिए सहूलतकारी की जा रही है। तो आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं उनके इस आर्गूमेंट में वजन है? नहीं जी, मैं कामरान साहब मेरे सीनियर हैं, लॉयर भी हैं, और बड़ा इज्जत से अदब से डिसएग्री करूंगा। पहली तो बात यह है कि जो स्पेशल रिलीफ्स की बात की है, तो स्पेशल रिलीफ्स में हम शुरू होते हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, जो हमने पहली दफ़ा जूरिस्प्रूडेंस देखी कि 8 साल बाद रिलीफ एंटरटेन हुआ उसमें रिव्यू पिटिशन में। उसके बाद हम चलते हैं तो आप एक स्ट्रिंग लाइन ऑफ केसेस है जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पॉलिटिकल पार्टी को साबका अदवार में रिलीफ मिलती रही। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, रिलीफ का जो मामला है वो तो बहुत बुरा रहा हुआ है पीछे। अब जाते हैं जी ओमनी बस ऑर्डर्स जिनकी इन्होंने बात की है। ओमनी बस ऑर्डर वो होता है कि जब आपको आइडिया ही नहीं है कि आपके खिलाफ कितने क्रिमिनल केसेस हैं और कितने क्रिमिनल केसेस आप रजिस्टर कर देंगे, उस सिचुएशन में 1974 में ये केस पहली दफा उभर के सामने आया था। सत्तार न्याजी जजमेंट है, उसके अलावा 8 मुख्तलिफ साइटेशंस हैं, वो मैं सारी आपसे शेयर कर देता हूँ जो मैंने खुद आज थोड़ी सी रिसर्च करके निकाली। अदालत जो है वो आपको रिलीफ इस हद तक देती है कि आपके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई ना की जाए और आप जाके अदालत को सरेंडर करें और सरेंडर करके अपनी बेल पिटिशंस कर लें। तीसरी बात यह है जो आज समझने वाली बात है ज्यादा, कि स्टेट जो है वो तफ्तीश में इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी केस के, वो अरेस्ट करने में इंटरेस्टेड है, बिकॉज दे वांट टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, जो वो वर्ड यूज करते हैं कि जी मियां साहब अरेस्ट हुए, फलां शख्स अरेस्ट हुआ, तो हमें खान साहब को भी अरेस्ट करना है। मैं समझता हूँ पुराने अरेस्ट भी गलत है, इस वक्त भी अरेस्ट करना गलत है। अरेस्ट का प्रॉब्लम यह है कि अभी लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और उन जजेस की जजमेंट जिनको आजकल पीडीएम बहुत चेरिश कर रही है, जिनको मैं उनका तो खैर बहुत देर से एहतराम करता हूं, मंसूर अली शाह साहब और बेशतर जजेस, जिन्होंने ये लिखा है कि ये आर्टिकल 4 नैब के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल 9 और आर्टिकल 14 की वायलेशन है। आर्टिकल 4 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है, आर्टिकल 9 राइट टू लाइफ की बात करता है, आर्टिकल 14 ह्यूमन डिग्निटी की बात करता है। वो ये भी जजमेंट में होल्ड करते हैं कि ऐसा कौन सा मंतक और लॉजिक है ये एंटी ग्राफ्ट जो एजेंसी है यानी कि नैब के पास, कि ये जब अरेस्ट करते हैं किसी को, ये पता ही नहीं किस टाइम पे अरेस्ट करते हैं। खुद ये लॉ लेके आए हैं अभी लेटेस्ट, जिस लॉ के ऊपर इस वक्त सारी रिलायंस चल रही है, उसमें तफ्तीश को अंदर जब ट्रांसफर होना है इंक्वायरी ने, तो नोटिस देना है, उसके बाद आपने वारंट इशू करना है। ये वारंट इशू हो जाता है, इशू के बाद ये तफ्तीश चेंज कर देते हैं। सवाल मेरा ये है कि अगर अदालतों ने प्रोटेक्शन नहीं देनी तो इनके आगे तो अभी आप इस वक्त सिचुएशन देख लें कि तमाम केसेस में रिलीफ है, लेकिन बायर
पंजाब की पूरी पुलिस खड़ी हुई है बंदे लेकर, क्या आम आदमी की अभी बात हुई थी कि आम आदमी को रिलीफ अवेलेबल है कि नहीं है? मैं आपको कम से कम 26 से 27 जजमेंट्स भेज देता हूँ रिपोर्टेड। उसके अलावा अपनी इस लीगल करियर में 7 से 8 दफा नॉर्मल केसेस में ये रिलीफ मैंने लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में पुराने जजेस तो बहुत देते थे, आपने आके ये काम खत्म किया है। जब स्टेट का रवैया ये होगा तो ऑफ कोर्स कोर्ट हैज टू एक्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरीली, वरना तो आपको ये किसी भी केस में, आप तो भैंस चोरी का पर्चा रह गया, उसके अलावा तो खान साहब पे हर पर्चा है। यकीनन लगता है ऐसे कि जो इंपॉर्टेंट केसेस है वो लाइमलाइट में जो होते हैं वो डिस्कस होते हैं, जो बाकी होते हैं वो नज़र नहीं आते। जो आप फरमा रहे हैं कि आप ऐसे कम से कम 27 केसेस की तो नज़ीरें पेश कर सकते हैं। ज़ैगम खान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। जो नुक्ता बैरिस्टर साहब ने भी उठाया है कि लगता तो ये है कि शायद यहाँ पे जो नैब के इदारे की नालायकी है, गोया कि ड्यू लीगल प्रोसेस को अडॉप्ट किए बगैर गिरफ्तारी की तरफ गए, उसका नतीजा ये निकला कि फिर खान साहब को रिलीफ मिलना था। तो आपको भी लगता है कि यहाँ पे नायब की नालायकी ज़्यादा कार फरमा थी और कोई डील वगैरह नहीं है, जो कोई बैक डोर से कोई एक अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई जिसके नतीजे में आज खान साहब को जमानतें मिली हैं? देखिए, पिनसोटा साहब ने जो फरमाया, मेरे ख्याल में लीगली उन्होंने बड़े ज़बरदस्त और दुरुस्त आर्गूमेंट दिए। आपको और मुझे भी उस वक्त तकलीफ हुई जो पाकिस्तान की हाई कोर्ट के अहाते के अंदर एक लीगल प्रोसेस के दरमियान में, यानी वो ज़मानत लेने आए थे और उस प्रोसेस में शामिल है आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस, उसके दरमियान में गिरफ्तार किया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो कहा वो भी तो ठीक है ना जी, ये बात उससे निगेट तो नहीं होती। रूल ऑफ लॉ का तो मतलब ये होता है कि एक कानून सब के लिए हर वक्त यकसा अप्लाई हो। क्या पाकिस्तान में ऐसा होता है? क्या पाकिस्तान की हायर कोर्ट्स इस तरह करते हैं? 26 केसेस को छोड़िए, हमारे सामने तो दूसरे सियासतदान हैं, दूसरे लोग हैं। यहां तो हमारी हायर कोर्ट्स ने कानून बदले, एक नई जुरिस्प्रूडेंस लेकर आए हैं। 2014 के बाद से जो गदर पाकिस्तान की हायर कोर्ट्स में मचा हुआ है, क्या उसको कोई भी एक ऐसा शख्स जो ऑब्जेक्टिवली देख रहा है, इंसाफ की नज़र से देख रहा है, उसको वो नज़र नहीं आएगा? किस तरीके से मुख्तलिफ कवानीन को जो सोए पड़े थे, आइन की वो क्लासेस जो सोई हुई थी, मसलन ज़ियाउल हक लाया था ना जी, ये सादिक और अमीन 62 और 63 कब इस्तेमाल हुआ था? उससे पहले किस तरीके से उसको वेपनाइज किया गया आला अदालतों के अंदर पॉलिटिक्स को मैनेज करने के लिए। इसी तरीके से कब आपने देखा था दुनिया में, कहां आपने देखा है कि इस तरीके से तौहीन अदालत को पॉलिटिक्स को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाए? एक पार्टी के लेजिस्लेटर्स को, मुंतखब लोगों को थोक के हिसाब से भेज दिया जाए। नवाज शरीफ के जो खिलाफ केस था, क्या दुनिया की किसी अदालत में आप साइड कर सकते हैं? मुझे बता दें, हम सब लोग यहाँ टैक्स देने वाले बैठे, इंडिविजुअल टैक्स देने वाले बैठे, कौन सा इंडिविजुअल टैक्स देने वाला है जो अपने रिसीवेबल्स को रिपोर्ट करता है? कंपनियां तो करती है। किस तरीके से घिराव किया गया और इस्तेमाल। अभी कल की बात है, 63A को इस्तेमाल की डेफिनेशन करते हुए जिस तरह अदालत ने आइन को रीराइट कर दिया, क्या कोई आइन पसंद पाकिस्तानी उससे एग्री कर सकता है? और क्या उसका मकसद पॉलिटिक्स को मैनेज करने के सिवा कुछ और था? बिल्कुल जो किया गया, जो रिलीफ दी गई इमरान खान को, बिल्कुल देनी चाहिए, सब पाकिस्तानियों को मिलनी चाहिए। हम क्यों किसी को गिरफ्तार करते हैं? तफ्तीश के लिए गिरफ्तारी, यानी आपने पहले से किसी शख्स को सजा दी, बाद में आप देखेंगे कि वो कसूरवार था या नहीं। कॉलोनियल दौर के लाज हैं जिसमें बात बात पे गिरफ्तारी कर ली जाती है। अब तो बंदा कहीं भाग के नहीं जा सकता, आम आदमी भी नहीं भाग सकता। आप सिर्फ किसी का शनाख्ती कार्ड जो है वो ब्लॉक करते हैं और वो जिंदा नहीं रह सकता पाकिस्तान में, उसकी जिंदगी अजीरन हो जाती है। अब वो दौर तो नहीं है जब शनाख्त नहीं है, पुराने दौर थे, कोई जाके छुप सकता था। आपने अभी तक वो कवानीन क्यों रखे हुए हैं? अदालत उस पर क्यों नहीं बात करती? हमारे कानून साज, हमारे कानूनदान जो यहाँ बैठे बात क्यों नहीं करते कि भाई खत्म करो ये पकड़ धकड़ का निजाम, तफ्तीश चलाओ, जब कोई साबित होता है उस वक्त पकड़ो। जब कोई शख्स वाकई माशरे के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, एक कत्ल कर चुका है, दूसरे का खतरा है, सीरियल किलर है, तब पकड़ो। तो सर ये तो बिल्कुल एक तरफ, मेरे ख्याल में मैं दोनों से इत्तफाक करता हूं और दोनों से इत्तफाक नहीं करता जी। पॉइंट टेकन जी। लेकिन मैं अब कामरान साहब आपकी तरफ आऊँगा। इनफैक्ट रिलीफ की बात करते हैं तो दूसरी तरफ आर्गूमेंट भी ये है कि एक साबिक वज़ीर आज़म
बीमारी की बुनियाद पे एक रिलीफ लेके गया, अदालत के अंदर एक एफिडेविट दिया गया 50 रुपए के स्टैम्प पेपर के ऊपर। स्टैम्प पेपर के ऊपर एफिडेविट का जो ज़मानती है इस वक्त मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, और जो कह के गया था कि वो इलाज करके वापस आएंगे, वो वापस ना आए। जिन्होंने ये वादा किया था, लिख के दिया था कि वो हर हफ्ते या कम अज़ कम हर महीने अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स बरतानिया के अंदर पाकिस्तानी हाई कमीशन में जमा करवाएंगे, वो तौहीन अदालत कर रहे हैं, बैठे हैं। उस हवाले से तो कोई सवाल नहीं उठा रहा सर। और दूसरा, यूसुफ रज़ा गिलानी अपने ही दौर हुकूमत में नाअहल हुए, नवाज शरीफ साहब अपनी ही हुकूमत के दौर में नाअहल हुए। ये लोग उस वक्त क्यों नहीं सवाल उठाते अदलिया के किरदार के ऊपर? जब चले जाते हैं और काफ़ी वक्त गुजर चुका होता है, उसके बाद ये सवाल उठाए जाते हैं। उस वक्त कौन सा खौफ होता है, कौन सी मसलत पसंदी होती है कि खामोशी इख्तियार की जाती है? सर, ये सवाल उस वक्त भी उठाए थे। दो लोगों पे सवाल जो है ना आम तौर पे नहीं उठाए जाते, और स्पेशली गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग जो है नहीं उठाते। एक अदलिया पे, उन पे तौहीन अदालत का आर्टिकल 204 का, जो साथ इसके तौहीन अदालत के दीगर कवानीन हैं, उनको साथ मिला के पढ़ने से उन पे ये एक तो खौफ ये तैयार वो रहता है, सर पे सवार रहता है, और दूसरा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उस वक्त सवाल नहीं उठाते। हालांकि जो है ये सवालात जो है उस वक्त भी बनते हैं, और बाद में तो खैर सारे ही उठाते हैं, मगर उस वक्त नहीं उठाते। ये सारे मामला जितने पाकिस्तान में जो डी ट्रैक करने के मामलात हैं वो इसी तरह से होते हैं। आपने ये नवाज शरीफ साहब वाले केस का ये 50 रुपये स्टाम्प वाला हवाला दिया, किसके दौर में हुआ? इमरान खान के दौर में। कौन सपोर्ट कर रहे थे? इमरान खान के सारे वजीर, इमरान खान के अपने डॉक्टर्स। क्यों कर रहे थे? ये इसलिए कर रहे थे, ये हम उस वक्त भी कहते थे, इसलिए कर रहे थे कि मैच फिक्स था। मैच कहीं ना कहीं पे जो है ना वो उनको समझाया गया था एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि इसको जाने दो, तुम्हारी जान छूट रही है। तो इस तरह से मैच फिक्स करके निकाला तो गया। ड्राइविंग फोर्स कोई और हुई ना सर, अदलिया तो ना हुई ना? ये इसके ऊपर फिर बहस आपकी लंबी हो जाएगी। जालिम फोर्स वो भी है, जालिम फोर्स भाई भी है, जालिम फोर्स जो है बहनें भी हैं। ये बहुत सारी जालिम फोर्स है, और जो कुछ होता है वो मिल मिला के होता है। मैं ड्राइविंग फोर्स की बात कर रहा हूँ सर, मैं ड्राइविंग फोर्स जो मुहर्रिक असल जालिम फोर्स, मैं जालिम फोर्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप भले ड्राइविंग फोर्स कहिए, तो वो ठीक है सर। इस मुल्क के 75 साल की जो है ना पूरे निज़ाम को उठाइए, और वो उन केसों को भी ज़रा कंगालिए जिन केसों में रिलीफ मिलती है। उसमें भी आपको समझ आ जाएगी कौन क्या था, कौन किस तरफ था, किसकी तरफ से कौन पेश हो रहा था, किस तरफ से कौन आए थे, किस तरफ से जजेस के चैम्बर के लोग थे, किस तरफ से किसी और की वो लोग थे। ये सारा जो है ना ये पूरे का पूरा मंजर जो है वो आप पे पाकिस्तान का, इस पाक सरजमीन का वाज़े हो जाएगा। ये पाक सरजमीन में गुज़श्ता 75 सालों से मजाक होता आया है, और ये मजाक अभी चल रहा है, पता नहीं कब तक चलेगा। इंडिया ने पहले दिन ये मजाक बंद कर दिया था, हमारा मजाक आज तक जारी है। तो जब तक ये मजाक बंद नहीं होगा ये इसी तरह से चलेगा। पनसोटा साहब आपका मैं पनसोटा साहब इनफैक्ट जब खान साहब इक़्तिदार में थे कहते थे कि नैब का इदारा बड़ा इंडिपेंडेंट इदारा है। लोगों को 9 माह तक, 1 साल तक सर जेलों में रखा गया। तो आज अगर उनको बुलाया जा रहा है, उनका रिमांड लिया जा रहा है, इट्स वेरी नॉर्मल। इनफैक्ट उनके दौर में इसी तरह की चीज़ें तो होती रही हैं, बट आज इसके ऊपर तनकीद करना, वावेला मचाना, इस तरह मुल्क के अंदर मार धार करना, सर उनको भी तो थोड़ा सा चाहिए ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाएं, तहकीकात को भुगतें, और अगर बेगुनाह है तो बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे। देखिए, जो हमारी तरफ रिवाज है ना वो ये पड़ गया है एज इफ कि जो पास्ट में चीज हुई है वो आज दोबारा होगी तो आगे बात चलेगी। नंबर 1। नंबर 2, हम ये समझते हैं कि चूंकि मियां साहब गिरफ्तार हुए थे तो आज इमरान खान साहब ने भी गिरफ्तार होना है। मैं ये सवाल करता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, कामरान साहब भी बिल्कुल बड़ी मुनासिब उन्होंने बात की और बड़ी खुलडुल की पिछली जो बात की, कि हमने ये देखना है कि सही क्या गलत क्या। अगर खान साहब के दौर में हुआ है तो बिल्कुल गलत हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई और नेशनल अकाउंटेबिलिटी के रोल के बारे में 1000 दफा बातें की, लेकिन अब ये मेरी बात समझ में नहीं आती कि वही चीज हमने रिपीट करनी है ताकि दोबारा उस तरह हो और फिर हम माने इस बात को कि नहीं नहीं यार अब भी ये बात गलत तो है, लेकिन एक दफा जरा सबके साथ हो जाए। मैं तो एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, एज ए स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता हूं कि वो चीज जिसकी कानून और आइन में गुंजाइश नहीं है वो नहीं होनी चाहिए। अभी तज़किरा किया रोल एस्टैब्लिशमेंट का, तो आई एम श्योर जो उन्होंने धरना दिया है उसमें उसका जिक्र भी करेंगे और उस पर तकारीर होंगी। फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो मेरे से बेहतर आप समझते हैं कि किस तरह हुआ। क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आपके ख्याल में पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के मुताबिक हुआ, लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियंस के बारे में हुआ? 63A की बात की जैगम साहब ने,
मैं आपको अश्योर करना चाहता हूं कि अगर जुडिशरी ने खुद इंटरप्रिटेशन करनी होती तो 63A की ये ना होती। प्रॉब्लम ये था कि 2010 में चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी जब 63A को लेके आए तो जो डिबेट्स थी पार्लियामेंट्री, उसके अंदर रजा रबानी साहब के अल्फाज हैं कि 63 को लाने का मकसद ये है कि कोई शख्स वोट ना कर सके और ये चीज अराइज ही ना कर सके अपने लीडर के खिलाफ और मनी बिल के खिलाफ। मैं बुनियादी तौर पे इस प्रोविजन के खिलाफ हूं, लेकिन इस प्रोविजन की लेजिस्लेटिव इंटेंट वही है जो जुडिशरी ने तशरीह की। प्रॉब्लम ये था उस टाइम पर PMLN वगैरह को सूट नहीं करती थी, ये भी जुडिशरी ने बीच में नहीं डाली। अब एक्सपेक्ट करना है कि जुडिशरी उसकी वो तशरीह कर दे जो कि बाय एंड लार्ज मुनासिब होगी, लेकिन वो नहीं थी जो पार्लियामेंट ने की थी। ये 63 इन द फर्स्ट प्लेस 18वीं तरमीम के अंदर आना ही नहीं चाहिए था। हर शख्स के पास हक होना चाहिए वो जिस चीज मर्जी पे वोट करे। कल को कोई ऐसा लॉ आ जाए या इवन अपने लीडर के खिलाफ अगर कॉन्शियस हो, लेकिन ये पार्लियामेंट लाई। अच्छा, उसके बाद बार बार यहाँ पर तस्करा किया गया जुडिशरी के रोल का। तो जुडिशरी के इस तमाम रोल में PDM के अंदर जो जमातें बैठी हैं मासवा एक दो के, इन तमाम देवर इन कहूट्स विद जुडिशरी। जब पाकिस्तान के अंदर फ्रॉम टाइम टू टाइम मार्शल लॉज आए हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम चीजें आई हैं, तो ये तो साथ बैठ के बेनिफिशरीज है उसके। सवाल करने का ये है कि अगर ये काम साबका अदवार में हो गया है तो क्या हमने आज इसको रिपीट करना है या ठीक करना है। और आखिरी बात, चीफ जस्टिस बंजारा साहब चूंकि उनके खिलाफ मैं एक लास्ट क्विकली मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, पनसोटा साहब आएंगे तो आपसे ये सुनना चाहेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। छोटी प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदेद। पनसोटा साहब, इनफैक्ट आपको अपना एक तो आर्गूमेंट कंप्लीट करें, साथ में एक जुड़ा सवाल उसके ये भी कि अब आपको लगता है कि इसके बाद अब क्राइसिस कहीं अब ख़त्म होने जा रहे हैं, या जो पॉलिटिकल बिहेवियर्स आपको नज़र आ रहे हैं चीज़ें अभी तक वहीं पे वहीं हैं और अभी भी किसी को मिसहैप का आपको लगता है कि खदशा मौजूद है? मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ क्राइसिस का हल सिर्फ पॉलिटिकल है और पॉलिटिकल पार्टीज के पास है। अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टी सर जोड़कर बैठ के अग्री कर जाएं एक इलेक्शन पर, जो कि एक डिमांड और जो कि बड़ी फेयर डिमांड है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, चले आप उसको एक दिन कर लें या जब भी करें, अगर इस पर अग्री कर लें, ये सारे का सारा टर्मोइल खत्म हो सकता है। अब आप देखिए किस तरह सबोटाज हुआ है कि जब लोग बैठे उन चीजों को रिजॉल्व कर रहे थे, उसके बाद वो तमाम कमेटी मेंबर्स PTI के इस वक्त अंदर है, तो पता नहीं इधर से आके बहस किसने करनी है उनकी साइड से। सबसे पहले बैठे, धरने से भी पहले 1 घंटे की नशिस्त कर लें, उसके बाद बिल्कुल धरना करें और उसके साथ बैठकर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस कर लें इलेक्शन पर। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ ये पाकिस्तान के सारे इश्यूज का जो हल है वो निकल आएगा। यहाँ पर डिलिब्रेशन पॉलिटिकल फोर्सेस कर रही हैं इमरजेंसी पर। मेरा ख्याल है जो 11 जमातें हैं, जो कि इतनी पुरानी सीजन जमातें हैं, अगर वो इमरजेंसी की बात करेंगे तो फिर आप सोचिए इस मुल्क में क्या होगा। ये पॉलिटिकल लोगों को वाइप आउट करने की साजिश है। पॉलिटिकल फैसले पॉलिटिकल लोग ही करते हैं और इस चीज में मैं कभी यकीन रखता हूं कि इनको सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जाना चाहिए, जो कि पॉलिटिकल जमातें खुद लेके जाती हैं, पास्ट में भी आज भी। ये फैसले अगर ये इकट्ठे बैठ के राउंड टेबल पर कर लें, जैसे बातचीत शुरू हो गई थी, आई कैन अश्योर यू अगले घंटों में, नॉट इवन दिनों में, ये मामला खत्म हो जाता है। बट एस्केलेशन बढ़ रही है क्योंकि पॉलिटिकल जमातें ही इलेक्शन से भाग रही हैं, तो बस फिर तो इमरजेंसी की बातें बेस्ट होंगी इस मामला में। आई डोंट थिंक सो एनीथिंग एल्स कैन रिजॉल्व दिस इशू। जी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ज़ाकिब खान साहब, इनफैक्ट क्या कहेंगे अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि जितने अब क्राइसिस डीप हो चुके हैं इनके जिम्मेदार कौन हैं? इमरान खान साहब, PDM, जुडिशरी या कोर इदारा, क्या कहेंगे? आपका एनालिसिस क्या है? आपने जो नाम लिए हैं वो सब के सब, यानी पाकिस्तान की पूरी पावर एलीट, जो ताकतवर अशराफिया है, जिनके मुख्तलिफ हिस्सों के आपने नाम गिनवाए हैं। क्योंकि आप देखें इस वक्त जो डिसफंक्शनैलिटी है वो सिर्फ सियासत की सतह पे नहीं है। सियासत तो डिसफंक्शनल है, उसमें कोई शक नहीं है। 2 हिस्से जो पार्लियामेंट के होते हैं, एक हिस्सा बाहर जा चुका है, एक हिस्सा गवर्नमेंट में है, और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर तलवारें तानी हुई हैं और बात करने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकल डिसफंक्शनैलिटी सामने है, एक दूसरे को ख़त्म करने के दर पे है। लेकिन आप देखिए कि रियासत के जो 3 सतून होते हैं, हुकूमत, आपकी पार्लिमान और आपकी उसके अलावा अदलिया, वो 3 भी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। और उसके साथ इस्टेब्लिशमेंट जो बड़ी पावर होल्डर है, उसका भी एक तरफ PTI के साथ मुकाबला है, दूसरी तरफ अदलिया के साथ भी उसके मामलात ठीक नहीं है। तो ये मामलात पावर एलीट ही आपस में मिलकर ठीक कर सकती है, क्योंकि जो मुल्क चलते हैं वो कंसेंसस ऑफ द एलीट से चलते हैं। जो मुख्तलिफ एलीट के हिस्से होते हैं उसमें आप बड़े कारोबारी भी शामिल कर लीजिए, मलिक रियाज साहब को क्यों आप बाहर रखते हैं? वो भी तो मेक और ब्रेक करते हैं ना जी।
कि जो आपकी एलीट होती है उसमें कंसेंसस पैदा होता है कि इस मुल्क को हमने किन असूलों के तहत चलाना है। 75 साल में ये तय नहीं कर पाए। जिस एलीट के जिस हिस्से को सूट करता है वो आइन को मानती है, जब सूट करता है मानती है, जब नहीं करता नहीं मानती। 1 साल पहले पीटीआई ने आइन को मानने से इनकार कर दिया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर आइन का जो हुक्म है उसको मानने से इनकार किया, अदलिया ने कहा कि ये काम किया उसने। आज हुकूमत को 90 दिन में, यानी पीडीएम की हुकूमत को जो दूसरी साइड थी उसको 90 दिन में इलेक्शन सूट नहीं कर रहा, तो उसको आइन पसंद नहीं कर रहा। यानी कोई भी रूल्स ऑफ द गेम में जो सबसे बड़े असूल होते हैं वो तो आइन के होते हैं ना, आइन तक पर अमलदारी को तैयार नहीं है। आप नीचे की तो बात ही छोड़िए ना जी, जो अनरिटन रूल्स होते हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, जो अखलाकी ज़ाब्ते होते हैं कि किस तरीके से एक दूसरे पे बिहेव करना है, क्या इल्ज़ाम लगाना है, क्या इल्ज़ाम नहीं लगाना, किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करनी है, वो तो आप छोड़ दें। यानी हम तो ऐसा लगता है कि एक ऐसे मुल्क में है जहां तहजीब का गुजर ही नहीं हुआ। यानी ये वो तहजीब है जो 1000 साला जो पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की बरसगीर के मुसलमानों की तहजीब है। ये हाफिज शिराजी और मौलाना रूमी और शेख सादी और अल्लामा इकबाल और बेदल और गालिब, उनकी तहजीब है जो हम यहाँ आकर पहुंचे हैं कि किस तरह के आपके 70 साल के जो बुजुर्ग हैं, जिनको वाइज ओल्ड मैन होना चाहिए था, रोल मॉडल होना चाहिए था, आप गुफ्तगू सुनिए। यानी 20-30 साल पहले जो छोरे लड़के गलियों में जो गुफ्तगू नहीं करते थे, वो सियासत के पोडियम्स पे गुफ्तगू होती है। तो ये खुदा का खौफ करें, जरा देखें कि आज पाकिस्तान कहां आके पहुंचा है, दुनिया में हम कहां खड़े हैं। हम पहले ही दुनिया के सबसे गैर तरक्की याफ्ता इलाके में पड़े हैं और उस गैर तरक्की याफ्ता इलाके में भी हम सबसे नीचे जा रहे हैं। तो ये जैगम काफ़ी नुकात उठा दिए हैं। तो कामरान मुर्तज़ा साहब, अगरचे आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन आपकी बतौर कानूनी और आइनी माहिर एक अपनी एक पोजीशन भी है और बाज़ औक़ात आप पार्टी लाइन से हट के भी बात कर रहे होते हैं। सर, अगर खान साहब को कहा भी जा रहा है कि एक लाडला है, बट उस लाडले का एक बड़ा सादा सा मुतालबा है सर, और वो असम्बली के जिसको ख़त्म करने के लिए आपकी जमात और दीगर जमातें कोशिश करती रही 2018 की असम्बली को, सर आज उसको आप सीने से लगा के बैठे हैं। तो इसका मतलब है कि जो ज़ैगम खान साहब बात कर रहे हैं कि क्योंकि इलेक्शन सूट नहीं करते इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत को, लिहाजा इसलिए नहीं कराए जा रहे। और यकीनी तौर पे अगर सवाल उठ रहे हैं कि जो दो वजूहात बताई गई हैं, गोया के फ़ंड्स का ना होना, जिस मुल्क के अंदर लोगों को 70 अरब रुपए का आटा दे दिया जाता है, वहाँ पे 20 अरब रुपए इलेक्शन के लिए नहीं है, या वो फ़ौज कि जो अब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए 2 सूबों में तो आ सकती है बट इलेक्शन कराने के लिए नहीं आ सकती। सर, अगर ये सादा सा मुतालबा पूरा हो जाए तो लगता है क्राइसिस तो कल ही ख़त्म हो जाएंगे, जिस तरह बैरिस्टर साहब ने कहा है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि ये सादगी जो है ये पाकिस्तान की आवाम को बहुत ज़्यादा पसंद है और ये सादगी जो है ना वो उनको समझ में नहीं आ रही है। सादगी बड़ी आसान है। सादगी के लिए ये पूरी पीडीएम का मुतालबा नहीं था, ये असम्बलियों को तोड़ना, ये जेयूआई का मुतालबा था। और जब जेयूआई का मुतालबा था, जेयूआई रिज़ाइन करने जा रही थी, तो जेयूआई को बाकी जमातों ने रोक रखा था और रोक लिया था और अल्टीमेटली उसको एक दस्तूरी तरीके से मामले को निपटाया गया। अब अगर दस्तूरी तरीके से मामले को निपटाया जा रहा हो और उसी वक्त खान साहब जो है वो 2 काम करने जा रहे हों, एक तरफ किसी को डी नोटिफाई करने का कि वो उसने मज़ीद मेरा साथ नहीं दिया, पहले मुझे सब कुछ मैनेज करके दिया करता था, और दूसरा उस असम्बली को तोड़ने का, तो फिर तो वो बिल्कुल जायज़ हो गया। फिर वही खान साहब जो है वो 2 मज़ीद असम्बलियों को पूरे अगले साल के दौरान जो है वो भी तोड़ लें और कहें कि जी बड़ा सादा सा मुतालबा है। चूँकि आप ख़ुद कह रहे थे या आप में से जेयूआई कह रही थी कि इलेक्शन होना चाहिए, ये असम्बलियाँ जाली हैं, तो जो जाली है वो तो जाली हिस्सा निकल गया था, उसके बाद तो जाली नहीं रही ना, बाद में बाकी रिमेनिंग असली हो गया। तहजीब की बात करते हैं, तहजीब जो है वो पॉलिटिकल तहजीब जो है वो 3 बातों की जो है मोहताज हुआ करती है। उसमें सबसे पहले जो है ना एक पॉवर्टी लेवल होता है। पॉवर्टी लेवल जो है ना वो आपने ख़त्म करना होता है जहाँ डेमोक्रेसी होती है। दूसरी जो है वहाँ पे एक मिनिमम एजुकेशन मौजूद होनी चाहिए, और तीसरा जो है वो आपके अंदर एक पेशेंस मौजूद होनी चाहिए। तीनों का मामला जो है पाकिस्तान में या पाकिस्तान जैसे इलाकों में जो है इसमें हम बड़े कमज़ोर हैं। तो ये कमज़ोरी जो है ना वो उस वक्त नज़र किसी को शायद नहीं आई जब नैब के अदारे को एक खातून के ज़रिए और ख़ातून के ज़रिए फिर चेयरमैन को
कंट्रोल करने के लिए, और वो खातून बनी गाला जाया करती थी, उसको कभी किसी ने कंडम नहीं किया। वो कहा माजी का हिस्सा है जी, माजी को छोड़ दे, वो माजी में तो जो कुछ हो गया हो गया। तो ये सारा कुछ जो है वो हो गया नहीं, लोगों की औरतों को उठा लिया गया, लोगों की औरतें ईद से एक दिन पहले जो ना उठा के उनको कस्टडी में लिया गया। वो तो हो गया, कोई बात नहीं है जी। खुदा न खास्ता किसी और की औरत उठाई होती, फिर पता चलता कि कोई बात है कि नहीं है। तो इस तरह से ये जो कुछ खान साहब ने बोया है 4 साल में, किसी से हाथ नहीं मिलाया, सबको चोर का, सबको डाकू का, 1 साल उनको जो है बाहर रहना पड़ा। अना का ये आलम है, 1 साल में 3 असम्बलियाँ तोड़ी हैं उन्होंने। उस ऊपर से सहूलतकारी सदर साहब करते हैं, और इधर दाएं बाएं से उनको सहूलतकारी मजीद मिल जाती है। नतीजा ये निकलता है कि मुल्क चल नहीं पा रहा। मगर इसके बावजूद पॉलिटिक्स में जो है, जब आपकी बारी आती है, आप अपनी रेजिस्टेंस शो करते हैं, आप अपनी प्रेजेंस शो करते हैं। ये इस तरह से कंसीड करके कि नहीं जी चले, क्या है, एक बड़ा सादा सा मुतालबा है, चले इलेक्शन करवाते हैं, आ जाए इलेक्शन खेलते हैं। इसका मतलब आप ब्लैक लोग, तो ब्लैक में होना जो पॉइंट टेकन सर। एक छोटी सी ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते तो आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। ज़ागम खान साहब, अब रॉन्ग डूइंग्स की बात करें तो लंबी तारीख है, बट कोर्स करेक्शन तो करनी है ना अब इनफैक्ट उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और साथ में जो हालिया मुजाहरे तशद्दुद के जो वाक़यात हुए हैं, इसकी डायरेक्शन एक ख़ास इदारे की जानिब से, तो क्या कहेंगे, ये एक डैमेजेस वक्ती हैं, या आपको लगता है कि नहीं, इनके जो इम्पैक्ट है वो परमानेंट और बड़ा आगे तक जाने वाला है? क्या कहेंगे? तारीखी गलती की है। ये जो तशद्दुद होता है, ये छोटी छोटी इंतहा पसंद जमातों को सूट करता है, TLP जैसी जमातों को, अगरचे उनको भी नुकसान पहुंचाता है। आपने देखा है कि जब से उन्होंने पुरतशद्दुद कुछ कार्रवाइयाँ की, उसके बाद उन्हें कैसे पीछे धकेला गया। लेकिन बड़ी सियासी जमातों को कभी भी तशद्दुद सूट नहीं करता, इसलिए कि उनको तशद्दुद की ज़रूरत नहीं होती। उनके पास अवाम की ताकत होती है, करोड़ों लोग उनके साथ होते हैं। तशद्दुद की ज़रूरत कमज़ोर तंजीमों को होती है, जिनको देखने वाला कोई नहीं होता। अपनी अहमियत जताने के लिए वैसे हरबे इस्तेमाल करते हैं। और जब कोई बड़ी सियासी जमात तशद्दुद करती है या उसके साथ तशद्दुद मंसूब होता है, तो उसको फिर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आपको याद होगा कि ज़ियाउल हक के दौर में पीपल्स पार्टी जब सियासी तौर पर ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ रेजिस्ट कर रही थी, मज़ाहमत कर रही थी, तो उस दौरान में अल-ज़ुल्फ़िकार ने कुछ कार्रवाइयाँ कर दी थी, एक जहाज़ अगवा किया था, और पीपल्स पार्टी को दहाई लगी थी उस सिचुएशन से रिकवर करने में। और जो उसके सरबराह थे वो तो रिकवर कर ही नहीं पाए, कभी वो पाकिस्तानी माशरे में अब्ज़ॉर्ब भी किए जा सके, और फाइनली वो पुलिस के हाथों मार दिए गए। तो ये जो 9 तारीख की रात को जो हमाकत PTI ने की है, ये बहुत ही महंगी पड़ेगी इनको। पाकिस्तान के लिए तो बुरी थी ही, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि शहदा की यादगारों पे अटैक किया जाए, उन जगहों पे अटैक किया जाए जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। 1947 में नहीं हुआ था, जब अयूब खान के खिलाफ तहरीक चल रही थी उस वक्त नहीं हुआ था, ज़ियाउल हक के खिलाफ तहरीक में नहीं हुआ था। ये जो एस्केलेशन था, मेरा ख्याल है इसकी बहुत बड़ी कीमत PTI को देनी पड़ेगी, और PTI को आगे चल के अंदाजा होगा। अफसोस की बात जो है, देखिए शिराजी साहब, जब ये वाक़यात हो रहे थे, जब मजमा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, जब मुजाहरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो आप क्या करते हैं? आप उसको वापस बुलाते हैं। जब आपने एक जुलूस को कॉल किया, और हमारे सामने है कि जुलूस को कॉल किया गया कोर कमांडर साहब की कोठी के सामने, जिन्ना हाउस के सामने, एक मुजाहरा लेकर PTI के लीडर गए। उन्होंने वायलेंस नहीं करवाया होगा, लेकिन वायलेंस तो हुआ। फिर क्या उन्हीं लीडर्स ने ये कॉल दी कि आप वापस आ जाएं? कोई वीडियो रिकॉर्ड है? कोई उन्होंने व्हाट्सएप पर कहा? वहां खड़े होकर कॉल किया कि तुम लोग जो कर रहे हो ये सब कुछ, तुम हम में से नहीं हो और हमारे लोग पीछे हट जाएं? आज तक भी क्या कॉल दी गई है कि अब आप मुजाहरे बंद कर दें? बहुत नुकसान हो चुका है। अब तक भी क्या वाज़े तौर पर मजम्मत की गई है? तो इसकी एक प्राइस है जो यकीनन पाकिस्तान के लिए भी है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बच, लेकिन सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी है ये। यकीनन ज़ागम पॉइंट टेकन। मैं चाहूँगा कि क्योंकि वक्त थोड़ा रह गया, तो कामरान साहब, इनफैक्ट मौलाना साहब बड़े बुर्दबार, बड़े मुतहम्मल मिजाज सियासतदान हैं, और कभी हमने उनको गुस्से में देखा नहीं है, बट पिछले 1-2 रोज़ से
लग रहा है कि उनके चेहरे से कि बड़े गुस्से में हैं। और जो आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, जो फैसला किया है सर कि सुप्रीम कोर्ट के सामने बैठ के धरना देना, गोया कि फैसले फेवर में भी आते हैं, अगेंस्ट भी जाते हैं। एक आम आदमी को क्या मैसेज दिया जा रहा है कि फ़ैसले अगर आपके ख़िलाफ़ आएँ तो फिर तरीका ये है कि आप अदालतों के सामने बैठ के धरने दें ताकि उनको दबाव में लेके आएँ। इसका कोई दूसरा मतलब सर है तो हमें समझा दें आप। और बतौर वकील अगर मैं बात करूं तो ये मुनासिब शायद नहीं होगा, मगर ये जो है ना वो आप इस हद तक आ जाएं कि किसी शख्स को जो कि मुल्ज़िम है, जिसका रिमांड दे दिया गया है, जिसके 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 हवाले से नैब के जब केसेस 1 साल पहले जो बना करते थे, 4-4 साल तक उनकी बेल नहीं हुआ करती थी, और एक आदमी को अभी तक उसके वारंट इशू हुए हैं और प्लस उसका रिमांड दिया है और उसको बुलवा लिया जाए और वो मर्सिडीज़ पे तशरीफ़ ले आए और उसको मर्सिडीज़ पे जब अंदर तशरीफ़ लाए तो उसको खुशामदीद कहा जाए, तो फिर लोग उसके बाद क्या कहेंगे? ये न करिए, इससे उस वक्त से डरिए जब लोग जो है ना, ये तो इस वक्त जो मामला पॉलिटिकल पार्टीज़ की शायद कंट्रोल में, मगर ये उस वक्त से डरिए जब ये मामला जो है ना बराह रास्त ना आ जाए। कौन कौन सा एलिगेशन जो है ना आला अदलिया पे नहीं है, इस हवाले से कि जो है ना वो जजेस जो है ना वो अपनी मर्ज़ी के जो है वो अपने ग्रुप बंदी करते हैं और अपनी मर्ज़ी के जजेस लाते हैं। कौन से जो है ना पॉलिटिकल केसेस में जो है ना वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एलिगेशन नहीं आ रहा होता, इधर से भी आ रहा होता है, उधर से भी आ रहा होता है। उसके बाद बाज़ बातें आप भी जानते हैं, बाज़ बातें हम भी जानते हैं। तो उस वक्त से डरिए जब ये बातें जो है ना आम पब्लिक के हाथ में चले जाए। ये अल्टीमेटली वो वक्त आना है शायद। आप कानूनदान हैं सर, मौलाना साहब जैसे। जी मैं कानूनदान हूँ, अगर कानून के दायरे में रहे, मुझे पता है कि ये मामला कितने कानून के दायरे में। मुजरिम कहेंगे सर, अगर किसी को शरपसंद कहेंगे, दहशतगर्द कहेंगे, तो आम आदमी को क्या मैसेज आ रहा है सर? जब तक अदालतों को दहशतगर्द या मुजरिम किसको मैंने दहशतगर्द कहा है? नहीं, मैं आपकी बात नहीं, मैं मौलाना साहब की बात कर रहा हूँ, मौलाना साहब की बात कर रहा हूँ। नहीं, बात ये है ना कि आप एक किसी के ऊपर केस बना है ना, 4 साल पहले भी 1 साल पहले भी बना करते थे, उसमें क्या हुआ करता था? इसी अदारे के जो केसेस थे, आप वो कहेंगे जी वो चूंकि माजी था, वो बुरा आदमी था, आप छोड़ देते हैं। आप उसमें जो है ना उस तरह के जब पहले केसेस बनते थे 4-4 साल तक उनकी जमानतें नहीं होती थी, रुल जाते थे। ये इस वक्त जो साल चल रहा है, ये 2023, ये 5वां महीना है। चौथे महीने में जो है ना वो अभी तक नंबर नहीं लगे थे उन केसों के जो हमने जनवरी में फाइल की थी। आपके केसों में नंबर नहीं लगते। सर यकीनन यही इस मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे शायद कानून मेरे साथ वो सलूक किया जाए जो आम आदमी के साथ, बाकी उसको छोड़ के। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।